गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 10वीं से हिंदी का पाठ नंबर 7 जिसका शीर्षक है तोप। यह एक कविता है और कवि हैं वीरेंद्र डंगवाल। तो कवि वीरेंद्र डंगवाल द्वारा लिखित कविता तोप का सरलार्थ मैं आज आपको समझाऊंगी, लेकिन सरलार्थ से पहले हमें जो है कवि के बारे में कुछ जान लेना जरूरी है। तो इसलिए पहले हम कवि परिचय पढ़ते हैं, उसके बाद में मैं आपको इस कविता का जो पाठ प्रवेश है वो समझाऊंगी, उसके बाद जो है सरलार्थ समझाऊंगी। तो सबसे पहले कवि वीरेंद्र डंगवाल जी का जन्म कब हुआ था? 5 अगस्त 1947 को। और कहाँ हुआ था? उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल जिले के एक गांव कीर्ति नगर में हुआ था। गांव का क्या नाम था? कीर्ति नगर। जिला कौन सा था? टिहरी। और स्टेट यानी राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के गांव कीर्ति नगर में हुआ था और 5 अगस्त 1947 को हुआ था। इन्होंने आरंभिक शिक्षा नैनीताल से प्राप्त की थी तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद से प्राप्त की थी। पेशे से ये एक प्राध्यापक रहे थे, यानी ये भी स्कूल में पढ़ाते थे। समाज के साधारण जन और हाशिए पर स्थित जीवन के विलक्षण ब्यौरे और दृश्य वीरेंद्र की कविताओं की विशिष्टता मानी जाती है। यानी साधारण लोगों पर ये लिखते थे और कई बार ऐसी कविताएं लिखते, उन चीज़ों के बारे में कविताएं लिखते थे जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, यानी जिनके बारे में हम कुछ जानना ही नहीं चाहते, तो ये उन चीज़ों के बारे में कविता लिखते हैं। इन्होंने ऐसी बहुत सी चीज़ों और जीव जंतुओं को अपनी कविता का आधार बनाया है जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। वीरेंद्र के अब तक 2 कविता संग्रह इसी दुनिया में और दुष्चक्र में सृष्टा प्रकाशित हो चुके हैं। 2 कविता संग्रह कौन से हैं? इसी दुनिया में और दुष्चक्र में सृष्टा, ये प्रकाशित हो चुके हैं। पहले संग्रह पर प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा पुरस्कार इन्हें जो है दिया गया और दूसरे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा इन्हें और भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वीरेंद्र डंगवाल ने कई महत्वपूर्ण कवियों की अन्य भाषाओं में लिखी गई कविताओं का हिंदी में अनुवाद भी किया था। तो बच्चों, ये कवि का जो जीवन चरित्र था इसके बारे में आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे करते हैं पाठ प्रवेश, यानी जो कविता है तो ये किससे संबंधित है उसके बारे में आपको बता रही हूँ। प्रतीक और धरोहर 2 किस्म ही हुआ करती हैं। एक तो कहते हैं ये किसकी प्रतीक है, किसका प्रतीक है, कुछ हमें धरोहर के रूप में मिलता है, हमें हमारे पूर्वजों से जो धरोहर के रूप में मिलता है। एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है, और दूसरी वो चीज़ें होती हैं जो हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वजों से कब और कहाँ चूक हुई थी, यानी कब और कहाँ पर कोई ऐसी गलती हुई है जिसके परिणाम स्वरूप देश को कई पीढ़ियों को दुख और दमन झेलना पड़ा था। यानी हमारे पूर्वजों ने ऐसी कौन सी गलतियां कर दी थी जिसके कारण आने वाली पीढ़ियों को बहुत दुख झेलना पड़ा था और दमन झेलना पड़ा था। तो ये 2 चीज़ें हैं, एक है कि हमें अपने देश और समाज की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में पता चलता है, और दूसरे में ये है कि हमारे पूर्वजों ने कहाँ पर कौन सी चूक कर दी थी जिसके कारण आने वाली पीढ़ियों को दुख और दमन झेलना पड़ा था। अब इस पाठ में यानी कि तोप कविता में ऐसे ही 2 प्रतीकों का चित्रण किया गया है, ऐसी ही 2 बातों को बताया गया है। पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया
इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। ठीक है, अंग्रेज जब आए थे ना तो इन्होंने यहाँ पर आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया था। भारत ने उसका बड़ा स्वागत किया, लेकिन करते करते वह हमारी शासक बन बैठी, यानी वो कंपनी जो है वही हम पर शासन करने लगी। उसने कुछ बाग बनवाए और कुछ तोपें भी तैयार की। आप कहते हैं ना जहाँ कई बने होते हैं कंपनी बाग है, आप कभी कानपुर में जाओ तो वहाँ देख लेना, वहाँ पर भी कंपनी बाग है। और जब हम मसूरी जाते हैं तो रास्ते में भी एक आता है, वो भी कंपनी बाग है। कंपनी बाग कहते हैं यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करना शुरू किया था तब वो यहाँ पर आए और उन्होंने जो कुछ बाग भी बनवाए जिसका नाम ही कंपनी बाग रखा गया, और साथ ही उन्होंने कुछ तोपें भी तैयार की थी। उन तोपों ने इस देश को फिर से आज़ाद कराने का सपना साकार करने निकले जाबाजों को मौत के घाट उतार दिया था। मतलब कुछ लोग जो इस देश को फिर से आज़ाद कराना चाहते थे, जो कि अंग्रेज़ों का गुलाम हो गया था, अंग्रेज़ों ने यहाँ आकर शासन कर लिया, और तो लोग जो है उसे आज़ाद करवाना चाहते थे अपने देश को। तब इन्हीं तोपों ने उनकी जो है जान ले ली थी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका और इस तोप को निस्तेज कर दिया, यानी तोप का कोई काम नहीं रहा। फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने यह याद रखना होगा। अब तोप और कंपनी बाग जो बता रहे हैं ना प्रतीक, मतलब इनके बहाने हमें याद रखना होगा कि भविष्य में कोई भी ऐसी कंपनी यहाँ पाँव ना जमाने पाए जिसके इरादे नेक ना हो, यानी जिसका इरादा अच्छा ना हो, उस कंपनी को हमारे देश में कोई स्थान ना मिले। यहाँ फिर वही तांडव मचे जिसके घाव अभी तक हमारे दिलों में हरे हैं। मतलब यहाँ पर फिर ऐसा कोई भी तांडव ना मचे, मतलब अभी भी हम उसे भूल नहीं पाए हैं कि कैसे हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और कैसे उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपना करके यहाँ के लोगों को ही आपस में लड़ा भिड़ा करके राज किया था। भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों न आए जिस काम में इस पाठ की तोप आ रही है। तो अब कहते हैं कि ये जो तोप थी इसने हमारे बहुत से शूरवीरों को मौत के घाट उतार दिया था। तो अब ऐसा कुछ भी दोबारा यहाँ ना हो, ये हम प्रार्थना करते हैं भगवान से और चाहते भी हैं कि दोबारा से ऐसे किसी भी कंपनी को हम अपने देश में पैर ना जमाने दें जो कि फिर हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करे। तो बच्चों ये था पाठ प्रवेश, यानी इस कविता में क्या बताया गया है, कवि का जीवन परिचय। अब कुछ शब्दों के अर्थ हैं जो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यदि वो शब्दों के अर्थ हमें पता, ये कविता वैसे बहुत आसान सी है, इसके शब्द बड़े आसान, भाषा जो बहुत सरल सहज है, समझ में आने वाली है, आम बोलचाल की भाषा में है, लेकिन हमें उसका सरलार्थ करना होता है। सरलार्थ जैसे ये सरलार्थ, तो इसका मतलब सरल प्लस अर्थ, सरल अर्थ में हमें बताना है, हिंदी की हिंदी। अब ये जो है कविता संक्षेप में यानी छोटी दी होती है एक पंक्ति, उस पंक्ति को हम हिंदी में और कैसे बताएंगे, तो वो होता है सरलार्थ, तो वो हमें करना है। सबसे पहले है इसका जो शब्दार्थ दिया हुआ है, पहले मुहाने। मुहाने का मतलब क्या होता है बच्चों? मुहाने यानी मुख्य द्वार, मेन गेट। हम किसी भी बगीचे में जाते हैं, बाग में जाते हैं, आपने स्कूल में भी आते हैं तो एक मेन गेट होता है ना, मुख्य द्वार, वो। धर रखी यानी रखी गई, संभाल देखभाल, विरासत। विरासत क्या होता है? विरासत पूर्व पीढ़ियों से मिली चीजें होती हैं हमें, जो हमारी पीढ़ी हमें मतलब हमारे पूर्वजों से मिली हुई होती हैं। ठीक है, तो पहले की पीढ़ियों से मिली हुई चीजें,
हम शिमला जाते हैं, मसूरी जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, तो वहाँ पर जो हम क्या होते हैं, क्या हमें क्या कहा जाता है, सैलानी, यानी कि ये जो है घूमने वाले यात्री हैं, ये दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए आए हुए यात्री हैं। फिर है सूरमा यानी वीर, धज्जे चिथड़े चिथड़े करना, धज्जियाँ उड़ा देना, हम कहते हैं तो धज्जियाँ उड़ा देंगे, चिथड़े चिथड़े करना। फिर है फारिग, मुक्त या खाली, कंपनी बाग, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जगह जगह पर बाग बनवाए गए थे, इसलिए उनका नाम कंपनी बाग रखा गया है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो कविता का